Welcome to Immunology. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल और इम्यूनो का सेशन इंजॉय कर रहे होंगे। जो आज का हमारा टॉपिक है या लेक्चर है वो हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 60 अडॉप्टिव इम्यूनिटी का टी सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रीवियस लेक्चर की कुछ बातें याद करा दूं, क्योंकि हर चैप्टर दूसरे चैप्टर से लिंक है। हमने प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको एंटीबॉडी का स्ट्रक्चर दिखाया था, उसके बाद मैंने टीसीआर का स्ट्रक्चर दिखाया था। जो ये वाला चैप्टर है चैप्टर नंबर 60, इसमें हम सिर्फ टी सेल्स के बारे में बात करेंगे। और अगर आपको टी सेल और बी सेल के डिफरेंस में एक चीज़ याद हो कि मैंने टी सेल के बारे में बताया था कि जो हमारी अडॉप्टिव इम्यूनिटी है ना, अडॉप्टिव इम्यूनिटी में जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी आती है उसमें आते हैं टी सेल। और जब हम नेक्स्ट चैप्टर में जब हम अडॉप्टिव इम्यूनिटी की ह्यूमरल इम्यूनिटी पढ़ेंगे जिसमें बी सेल आते हैं, क्योंकि बी सेल एंटीबॉडीज़ बनाते हैं वो ह्यूमरल में आ जाते हैं। लेकिन जो अडॉप्टिव इम्यूनिटी है उसमें जो सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी है उसमें सिर्फ टी सेल्स आते हैं। तो ये जो चैप्टर है चैप्टर नंबर 60, इसमें हम सिर्फ टी सेल्स के बारे में बात करेंगे, टीसीआर के बारे में बात करेंगे। स्ट्रक्चर के बारे में हम ऑलरेडी बहुत ज़्यादा हमने डिटेल में और अच्छे से पढ़ के आए हैं कि स्ट्रक्चर टीसीआर का कैसे होता है टी सेल्स पे। उसके अलावा हम लोग अपनी इम्यूनिटी जब से हमने स्टार्ट किया, हमने स्टार्ट जब किया था इम्यूनिटी, तो हम वहाँ से ही बड़े ही श्योर थे कि हमने इनेट इम्यूनिटी पढ़ी थी, अडॉप्टिव इम्यूनिटी पढ़ी थी। इनेट इम्यूनिटी के सेल्स देखे थे, अब हमारा जो स्टार्ट हो रहा है वो अडॉप्टिव इम्यूनिटी के सेल्स हैं। हमने क्या पढ़ा, टी सेल के बारे में बताया था और बी सेल, मतलब टी लिम्फोसाइट्स और बी लिम्फोसाइट्स। अब जो टी लिम्फोसाइट्स हैं उसमें दो टाइप्स मैंने ऑलरेडी श्योर हैं हम लोग, हमें सब कुछ आता है इस बारे में कि CD4 पॉजिटिव टी सेल्स हैं, CD8 पॉजिटिव टी सेल्स हैं। अब टी सेल्स की दो टाइप्स हैं, CD4 पॉजिटिव टी सेल, CD8 पॉजिटिव टी सेल। अच्छा, अब ना एक MCQs है, मैं आपको वो दिखाती हूँ, उसके बाद इसके बारे में मज़ीद बात करते हैं। अच्छा, ये ना UHS में ना एक MCQs आया हुआ था, विच टी सेल कैन किल एनी सेल। तो मैंने ऑप्शन लगाया था बोथ और मेरा हो गया था इनकरेक्ट। बेसिकली इसका आंसर है बीटा, जो कि है CD8 पॉजिटिव टी। और ये CD8 इसका आंसर इसलिए है क्योंकि ये साइटोटॉक्सिक टी सेल है, जो किलर सेल है, जो कि पूरे सेल को ही, इन्फेक्टेड सेल को ही किल कर दे। MCQs मैंने आपको दिखाया है, ये मैं बेसिकली बुक की लाइन आई हुई थी UHS के। ठीक है, एक मिनट मैं आपको ये दिखा दूं कि जो हमारे पास CD4 और CD8 पॉजिटिव में फ़र्क क्या है। जो CD8 पॉजिटिव सेल्स है ना, साइटोटॉक्सिक CD8 पॉजिटिव टी सेल्स, ये क्या करते हैं, किल कर देते हैं इन्फेक्टेड सेल में, मतलब हमारे पूरे सेल को ही किल कर देते हैं। जो CD4 पॉजिटिव है ना, वो पूरे सेल को किल नहीं कर सकते, लेकिन CD8 में है कि अगर हमारे किसी सेल में बैक्टीरिया या वायरस आया हुआ है, वो हमारे सिर्फ बैक्टीरिया और वायरस को नहीं बल्कि हमारे सेल को भी साथ किल कर देते हैं। इसके एडवांटेजेस क्या हैं, डिसएडवांटेजेस, वो आगे चल के बात करेंगे, लेकिन थोड़ा सा मेन डिफरेंस आपको पता हो ताकि हम आगे मूव ऑन कर सकें इस चैप्टर में। ओके, फिर हमने बात की थी टी सेल के बारे में, बी सेल के बारे में। CD4 पॉजिटिव टी सेल्स जो है हमारे पास, इसकी हम इस चैप्टर में 4 टाइप्स पढ़ेंगे। 4 टाइप्स इसकी पढ़ेंगे, CD8 की कोई टाइप नहीं है, हम उसके बारे में डिस्कस करेंगे। और आपको अगर रूल ऑफ 8 याद है, हम यहाँ पर रूल ऑफ 8 की भी बात करेंगे। हमने कहा था आंसर आना चाहिए 8। जो टी सेल है वो एक शहजादा समझता है खुद को, महाराजा। वो कहते हैं मुझे डेंड्रिटिक सेल्स आएँ, APCs आएँ, मैक्रोफेज हो चाहे डेंड्रिटिक सेल, मुझे आके पेश करें एंटीजन MHC के थ्रू। और CD4 को MHC2 के ज़रिए और CD8 को MHC1 के जरिए। ये था रूल ऑफ 8 कि 2 4 आर 8, 1 8 आर 8। तो ये रूल ऑफ 8 भी आपको याद होना चाहिए। यहाँ पर जब हम स्टोरी स्टार्ट करेंगे इस चैप्टर में, अपने टी सेल्स की साइकिल्स पढ़ेंगे, उसमें ये बहुत इंपॉर्टेंट है ताकि आप लोग पहले से ही क्लियर हो जाओ। उसके बाद अब इस चैप्टर में मैं किस स्टोरी के बारे में बात कर रही हूँ, टी सेल्स के बारे में पता चल गया, टी सेल्स की टाइप्स के बारे में पता चला कि हमें TCR के बारे में भी बहुत श्योर है। ठीक है, अब हम चलते हैं सबसे पहले
अपने प्रीवियस लेक्चर की एक और बात पे। हमने प्रीवियस लेक्चर में टीसीआर का, ये तो हमारा हो गया बेसिक नॉलेज, टीसीआर का स्ट्रक्चर देखा था, और दूसरा हमने पढ़ा था, ये मैंने आपको कहा था कि ना आप लोग अपने फ्लो चार्ट्स बनाते जाओ साथ में। अब हमने प्रीवियस लेक्चर में एक तो टीसीआर का स्ट्रक्चर पढ़ लिया, बीसीआर का स्ट्रक्चर भी, जो कि आईजीएम थी। अब हमने रीड आउट करना है कि हमने ये भी पढ़ के आ चुके हैं कि बी सेल की प्रोडक्शन और मैचुरेशन दोनों बोन मैरो में हो रही है, लेकिन टी सेल्स की प्रोडक्शन बोन मैरो में हो रही है और मैचुरेशन या सिलेक्शन थाइमस में हो रही है। तो अब इससे आगे की स्टोरी क्या है वो हम डिस्कस करते हैं। अच्छा, अब इसके आगे की स्टोरी हम बुक से मैं आपको दिखाती हूँ कि हमारे पास जो टी सेल्स हैं, सबसे पहले बोन मैरो में बन के आए प्री टी सेल, फिर वो गए थाइमस के अंदर। हमने रीड आउट किया था थाइमस में उनकी क्या होगी, मैचुरेशन होगी, उनके ऊपर टीसीआर लगेगा। जो कौन सा टीसीआर, जो कि हमने ये डिस्कस किया था, जब टीसीआर लग जाएगा उसके ऊपर तो वो क्या बन जाएंगे, मैच्योर नाइव टी सेल्स। उनकी सिलेक्शन होता है, उनका एक पॉजिटिव सिलेक्शन थी और एक नेगेटिव सिलेक्शन थी, और मैंने उसमें बताया था कि वो एंट्री टेस्ट की तरह है, मतलब कि उसने 2 टेस्ट पास करने हैं। पहला टेस्ट ये था कि उसके ऊपर टीसीआर लग जाए, दूसरा टेस्ट ये था कि वो हमारे सेल्फ एंटीजन के साथ रिएक्ट तो नहीं कर दे जाता, कहीं हमारे खिलाफ तो वर्कआउट नहीं करेगा, तो ये उसकी सिलेक्शन थी। अब टीसीआर क्या हो गया, मैच्योर नाइव टी सेल्स, जो कि ऑलरेडी हम बात कर चुके थे इस टॉपिक में। वेट अ मिनट, मैं आपको यहाँ से भी दिखाती जाऊँ, ताकि जब तक आपको प्रीवियस टॉपिक्स नहीं आते ना, आपको नेक्स्ट टॉपिक नहीं आएगा। डायग्राम है जो कि मैंने आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि हमारे टी सेल आते हैं, मैच्योर नाइव टी सेल बनते हैं थाइमस में। अब वो कहाँ जाएंगे, अब वो जाएंगे सेकेंडरी लिम्फॉइड टिश्यू में। तो यहाँ तक की जो एमसीक्यूज़ हैं, जो स्टोरी है, वो हम पढ़ते हैं अब इस टॉपिक में। वो किस तरीके से जाएंगे, उनका घर कहाँ है, उन्होंने अपना वर्कआउट कहाँ करना है, कौन सी यूनिवर्सिटी में वो एडमिशन ले रहे हैं ना। टी सेल की जो यूनिवर्सिटी है, जो जहाँ पर उसने जाके काम करना है, वो यहाँ बनाया हुआ है। लेकिन उससे पहले मैं थोड़ा सा वाइट बोर्ड पे आपको समझाना चाहती हूँ। हम इस चैप्टर में सिर्फ टी सेल्स के बारे में बात कर रहे हैं, हम बी सेल्स के बारे में बात नहीं करें। हमने क्या कहा कि बोन मैरो में टी सेल्स, प्री टी सेल्स आते हैं, थाइमस में जाएंगे, थाइमस ग्लैंड है जिसमें जाके मैच्योर होंगे, अपनी पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन कराएंगे, ठीक है। अब वो बन के आगे मैच्योर नाइव टी सेल्स। अब उन्होंने रहना कहाँ है, मतलब बनाया उनकी माँ ने, बोन मैरो ने, माँ ने पैदा कर दिया, मैच्योर उनको वक्त के साथ साथ हो गए, मतलब अपने घर में ही एक लिहाज से। उसके बाद वो यूनिवर्सिटी में जाते हैं अपने लिम्फॉइड टिश्यू में। आपको पता है ना, हमने एफएससी में पढ़ा था कि टी सेल्स और बी सेल्स कहाँ रहते हैं, लिम्फ नोड्स में रहते हैं, लिम्फॉइड टिश्यूज़ में रहते हैं। अब सिर्फ लिम्फ नोड में नहीं, उसके अलावा भी बहुत सारी जगह होती हैं जहाँ वो रहते हैं। मेनली क्या है, हम लिम्फ नोड की बात करेंगे, लिम्फ नोड में रहते हैं। अच्छा जी, ये हमारे पास अब ना एक मज़े की चीज़ है, बहुत मज़े की। यहाँ पर बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। अब ये जो टी सेल है, इसको गाइडेंस कौन दे रहा है कि तुमने ना यहाँ आना है इस यूनिवर्सिटी, मतलब एक लिहाज से यहाँ पर ये आकर अपना काम शुरू करेगा, अपना वर्कआउट करेगा। दुनिया का यही निज़ाम है कि जब आप बन जाते हो, अपने घर से बाहर निकलते हो, सब कुछ हो जाता है, मैच्योर हो जाते हो, फिर आपने अपनी किसी यूनिवर्सिटी में दाखिला लेना और वहाँ से डिग्री लेनी है। सेम एग्जैक्टली टी सेल्स ने टेस्ट भी दे दिए, वो उसके ऊपर सबसे पहले मैच्योर में टीसीआर भी लग चुका है, उसकी पॉजिटिव और नेगेटिव सिलेक्शन भी हो गई है, मतलब वो इस काबिल है कि वो काम कर सकता है, माशरे में अपना रोल प्ले कर सकता है। अब वो लिम्फ नोड में जाएगा, लिम्फ नोड में जगह है इसकी, जिस जगह पर टी सेल रहेगा उसको हम कहेंगे टी सेल जोन, और जिस जगह पे बी सेल रहेगा, मतलब बी सेल्स भी आके ही रहेंगे, उस जगह को हम कहेंगे बी सेल जोन। अब इन दोनों की अपनी अपनी जगह है, ठीक है। अब वो क्या है, कैसे है, किस तरीके से है, वो हमने इस लेक्चर में देखना है। बस इस अभी मैंने सिर्फ यहाँ तक प्रीवियस लेक्चर आप लोगों को मतलब एक लिहाज से समझाया है या रीकैप दिया है कि भाई प्री टी सेल्स थे, मैच्योर नाइव टी सेल बने, मैच्योर नाइव टी सेल ने अपनी एक्टिवेशन जाके लिम्फ नोड्स में करनी है, अपने टी सेल जोन में जाएंगे, वहाँ बैठ जाएंगे, इंतज़ार करेंगे किसी एंटीजन का, और ये बन जाएंगे मैच्योर टी सेल। दैट्स इट। ये एक स्टोरी है, बहुत मज़े की है, बहुत मज़ा आने वाला है हमें ये पढ़ते वक्त। और ये डायग्राम मैं अभी आपको समझा देती हूँ। उससे पहले हम लोग इसके घर की बात करें, लिम्फॉइड टिश्यू के आर्किटेक्चर के बारे में बात करते हैं। ओके,
अब क्वेश्चन ये राइज होता है, जो टी सेल्स हैं, टी सेल्स के ऊपर सिर्फ TCR नहीं लगा हुआ होता। जब ना टी सेल यहाँ से क्या बन के निकलता है, मेच्योर नाइव टी सेल, मेच्योर नाइव टी सेल यहाँ से बनकर निकलता है, ठीक है। अब ना उसको कैसे पता चलता है मैंने इधर जाके रिजाइड करना है, उसको कौन गाइडेंस दे रहा है? तो ना इधर ना यहाँ पर इसके, अब देखो ये स्प्लीन में जाके रहेगा, लिम्फ नोड्स में जाके रहेगा, मेनली हम लिम्फ नोड्स की बात करेंगे, मैं अभी बताती हूँ। लिम्फ नोड्स में जाके रहेगा, और तीसरा एक इसकी जगह है, ये 3 जगह हमारी बॉडी में जाके रिजाइड करेगा। ऐसे समझो 3 यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ के जाके ना डिफरेंट माँ के बच्चे टी सेल्स यहाँ जा रहे होते हैं। अच्छा, और कहाँ रहेगा? और ये रहेगा माल्ट में। माल्ट क्या है मैं आगे बताती हूँ। यहाँ पर भी जाके ये टी सेल्स रिजाइड करेंगे। टी सेल्स का अपना जोन होगा, बी सेल्स का अपना जोन होगा, ठीक है। अभी हम इस बारे में बात नहीं करें, मैं आपको अभी लेके चल रही हूँ लिम्फ नोड्स पे। अब मैं सबसे पहले इस लिम्फ नोड के बारे में ये बताती हूँ कि टी सेल की जगह कहाँ है और बी सेल की जगह है। ये जो आपको ना इस टाइप के फॉलिकल्स नज़र आ रहे हैं, ये देखो, ये पिरामिड की शक्ल में, ये जगह है, पिंक वाली जगह है, ये है बी सेल जोन, बी सेल की जगह है, ठीक है। उसके अलावा रुको मैं ब्लू कलर से थोड़ा सा वो कर लेती हूँ इसको कलर। ये देखो, अब ना यहाँ से तो ब्लड वेसल्स आ रही हैं लिम्फ नोड्स में, ठीक है। ये जो जगह है ना वाइट कलर की, ये और यहाँ से थोड़ी सी वाइट कलर की नज़र आ रही है बची हुई, ये ग्रीन की बात नहीं करी है, हल्की सी बात, मतलब ये बी सेल जोन के साथ वाली जगह, ये वाली बिल्कुल यहाँ, ये जगह और इस जगह पर कौन रह रहा है? ये है टी सेल की जगह, टी सेल जोन, ठीक है। यहाँ टी सेल रह रहे हैं। अब ना मैं आपको पिक्चर अटैच कर रही हूँ, ये वाली आप देखो ज़रा। अच्छा, इस पिक्चर में देखो कि ना ये मैंने कलरफुल है थोड़ी सी हमारी, यहाँ पर देखो कि ये जो लिम्फ नोड है इसमें हमारे पास क्या हो रहा है कि भाई यहाँ पर हमारे पास आपको नज़र आ रहे होंगे छोटी छोटी सी सेल्स, क्यूट क्यूट से, इन्होंने जूम करके इसको दिखाया हुआ है कि इसमें CD4 भी रह रहे हैं, CD8 भी रह रहे हैं। CD4 कौन से है? CD4 पॉजिटिव टी सेल्स, CD8 पॉजिटिव टी सेल्स। हमने ये ऑलरेडी हम इसको डिस्कस कर चुके हैं। CD4 होते हैं और CD8 होते हैं। CD4 की आगे मज़ीद 4 टाइप्स पढ़ेंगे, वो हम आगे पढ़ेंगे, अभी हमारा इससे कंसर्न नहीं है, अभी हम इसके बारे में बात कर रहे हैं। ओके, अब यही जो पिक्चर मैंने आपको दिखाई है असल में मैंने बुक से दिखाई है। ये देखें, यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या हो रहा है कि ये हमारा, एक मिनट, ये हमारे पास उन्होंने ये तो स्प्लीन का दिखाया है, स्प्लीन का मैं बाद में बताती हूँ, उससे पहले लिम्फ नोड के बारे में बात करते हैं। लिम्फ नोड में ये जो पिरामिड वाली जगह है, ये देखो, ये है बी सेल की जगह, इसको कहेंगे बी सेल। बी सेल जहाँ रह रहे हैं ना उस जगह को कहते हैं फॉलिकल, बी सेल फॉलिकल, ठीक है, बी सेल फॉलिकल, बी सेल फॉलिकल। ये देखो यहाँ पर लिखा भी हुआ है बी सेल फॉलिकल। अब ये जो लाइट पिंक सी जो मैंने आपको दिखाई हुई है यहाँ वाली, ये है टी सेल जोन। ये देखो यहाँ पर इन्होंने मेंशन भी किया हुआ है, ये क्या है? टी सेल जोन। अब टी सेल जोन में कौन कौन रह रहा है? CD4 पॉजिटिव टी सेल्स भी होंगे, CD8 पॉजिटिव टी सेल्स भी होंगे, मतलब दोनों टाइप्स के सेल्स रह रहे हैं। अच्छा जी, अब ये जो ग्रीन वाली जगह है जो कि मैंने यहाँ पर आपको कलरफुल दिखाई है, यहाँ पर आके वो डेंड्रिटिक सेल्स आके रुक रहे हैं, मैक्रोफेजेस जो आके टी सेल्स को एक्टिवेट करेंगे, APCs हैं, ठीक है। अभी इसके बारे में बात नहीं करें, अभी हम सिर्फ इनके घर के बारे में, इनकी यूनिवर्सिटी की जगह के बारे में बात करें, इनके डिपार्टमेंट की बात कर रहे हैं, ऐसे समझ लो। ये यूनिवर्सिटी है, लिम्फ नोड जहाँ रह रहे हैं, और ये इनका डिपार्टमेंट है। टी सेल का अपना डिपार्टमेंट है, बी सेल का अपना डिपार्टमेंट है। अच्छा जी, अब ये जो बी सेल्स हैं, ये बी सेल फॉलिकल्स, ये हैं बी सेल्स। बी सेल्स यहाँ रह रहे हैं, इस जगह का नाम लिखा हुआ है बी सेल फॉलिकल। इसको बी सेल जोन भी कह सकते हैं, वैसे बी सेल फॉलिकल जहाँ रह रहे हैं वहाँ बी सेल फॉलिकल कहते हैं। सिंपल इज दैट, ये हो गया हमारा लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर, जहाँ पर हमारा कौन रह रहा है? आके रहेंगे टी सेल्स। अब टी सेल्स क्या हो रहे हैं? मैच्योर हो चुके हैं, अब वो आएंगे अपने यूनिवर्सिटी में आके, यहाँ पर आके रुक जाएंगी। हमारे पास यहाँ CD4 आएगा और बहुत सारे CD4 पॉजिटिव टी सेल्स जो कि एंटी टेस्ट पास कर आए हैं अपनी, अब यूनिवर्सिटी में जगह ले लिया उन्होंने, CD8 पॉजिटिव टी सेल। अब ये जो फॉलिकल है इसमें कौन आएगा? इसमें ये यहाँ बी सेल आएंगे। बी सेल मैं हमेशा येलो से बनाती हूँ क्योंकि मेरा दिल चाहता है, दिल नहीं, हमारी बुक ने भी येलो से बनाया, वैसे इसका कोई कंसर्न नहीं है, बस ऐसे ही। यहाँ हमारे पास क्या होंगे? बी सेल रहेंगे,
ठीक है। अब मुझे एक क्वेश्चन अराइज होता है अभी ना, अच्छा स्प्लीन के बारे में बाद में बात करती हूँ, उससे पहले ना एक क्वेश्चन अराइज होता है, जो मैच्योर नाइट टी सेल्स हैं उसको कैसे पता चला मैंने यहाँ जाके रिजाइड करना है? वो हमारी बॉडी की फिंगर में भी तो आ सकता है, कहीं और भी तो रह सकता है। नो बेटा, यहाँ पर हमारे पास हो क्या हो रहा है, यहाँ पर फिब्रोब्लास्ट होते हैं, यहाँ सेल्स टी सेल जोन में ना फिब्रोब्लास्ट होते हैं। वो एक ना ऐसे समझ लो एक खुशबू जनरेट करते हैं, जिससे ना टी सेल्स को पता चलता है, वो खुशबू सूंघते सूंघते ना यहाँ आ जाते हैं। वो एक कीमोकाइन रिलीज करते हैं कि भाई इसको ना ये खुशबू, इसके ऊपर ऐसे समझो नाक लगी हुई होती है। टी सेल्स हैं CD4 पॉजिटिव टी सेल्स हों चाहे CD8 पॉजिटिव टी सेल्स हों, ठीक है, इनके ऊपर नाक लगी हुई होती है। नाक से मुराद एक रिसेप्टर लगा होता है जो इसको खुशबू को सूंघते सूंघते ना यहाँ आके रिजाइड करना शुरू। वो कौन सा रिसेप्टर है? UHS का मोस्ट फेवरेट MCQs और बच्चे यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं, वो कौन सा रिसेप्टर है? उस रिसेप्टर का नाम है, या आपको याद करना पड़ेगा रट्टा लगाने का, वैसे CR से याद कर लो, CCR7। टी सेल 7 ज़मीनें होती हैं, 7 आसमान, उससे याद कर लो। CCR7 रिसेप्टर होगा जिस खुशबू को सूंघते ये वाले यहाँ फिब्रोब्लास्ट पड़े हुए होंगे, वो एक ना केमिकल रिलीज़ करेंगे जिस केमिकल का नाम है CCR7, और इनके ऊपर लगा होता है CCR7 रिसेप्टर टी सेल्स के ऊपर। वो फ़ौरन आएंगे और अपने यहाँ पर आके रह जाएंगे, क्योंकि उनको यहाँ से खुशबू आ रही है, उनको पता चल गया है कि भाई हमने यहाँ रहना है, ठीक है। सेम एग्जैक्टली बी सेल्स का भी यही होगा। बी सेल्स तो बनते भी ये तो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको क्लियर कर देती हूँ। बी सेल्स बन भी बोन मैरो में रहे हैं, मेच्योर भी बोन मैरो में रहे हैं। अब वो कैसे उनको पता चलेगा हमने इस फॉलिकल में आकर रहना है, इस पिंक वाली जगह पे आकर रहना है, अपने बी सेल जोन में आकर रहना है? उनको कैसे? यहाँ पर भी सेल्स होते हैं जो रिलीज़ कर रहे होते हैं खुशबू। बी सेल्स के ऊपर कौन सा रिसेप्टर होगा? जो हम बी सेल्स पढ़ेंगे। रुक जाओ मैं तुम लोगों को दिखा देती हूँ। ये रहा। अच्छा, बल्कि अभी उसको छोड़ो, डायग्राम को छोड़ते हैं। हाँ, अब बी सेल्स के ऊपर कौन सा होगा? अब ये है CD4 पॉजिटिव टी सेल्स हो चाहे CD8 पॉजिटिव टी सेल्स हो, उनके ऊपर CCR7 लगा हुआ है। लेकिन जो हमारे बी सेल्स होंगे उनके ऊपर क्या लगा हुआ है? उनके ऊपर भी एक रिसेप्टर लगा हुआ है। उस रिसेप्टर का नाम है जो है ना CXCR5। यहाँ बस X का इजाफा है और इसका नाम है 5। बस इतना याद रखना, इसके ऊपर ये रिसेप्टर है, तो ये इस खुशबू को सूंघते सूंघते यहाँ आ जाएगा। अब मैं तुम लोगों को ये बुक से ये लाइंस रीड आउट करा लूँ ताकि तुम लोग पता चले कि बी सेल्स और टी सेल्स को कैसे पता चलता है हमने यहाँ जाके रिजाइड करना है। उनको खुशबू आ रही होती है, उस खुशबू को डिटेक्ट करते करते वो अपनी मंजिल की तरफ पहुँच जाते हैं। अब हम चलते हैं अपनी बुक की तरफ और बुक से अपने इस रिसेप्टर के बारे में बात करते हैं। अच्छा जी, ये रहा। इसके अलावा भी एक और MCQs भी मैंने आपको कवर कराना है, वो भी बताती हूँ। अच्छा जी, सबसे पहले तो आप लोग ये देख लो, ये हमारे पास 3 जगहें हैं जहाँ पर लिम्फ टी सेल्स ने आके रहना है। एक मिनट, हाँ। नंबर 1 स्प्लीन होगी, नंबर 2 माल्ट जो कि मैंने आपको बताया म्यूकोजल एसोसिएटेड लिम्फॉइड टिश्यू, मतलब हमारी बॉडी में ना म्यूकस के अंदर म्यूकस मेम्ब्रेन्स जो होती है ना, जैसे एपिथेलियल मेम्ब्रेन होती है, उन्हीं के साथ ना ये वाले ऐसा लिम्फॉइड टिश्यू पड़े होते हैं, वहाँ भी टी सेल और बी सेल रह रहे होते हैं। अब मेन जो हम पढ़े हैं तीसरा लिम्फ नोड। अब लिम्फ नोड में मैंने ये लिम्फ नोड का स्ट्रक्चर आपको दिखाया था। ये बी सेल जोन है जिसको हम बी सेल फॉलिकल कहते हैं, और टी सेल है जिसमें टी जोन कहते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गए, 3 जगहें हो गई जिसमें हमारे जाके बी और टी सेल्स रिजाइड कर रहे हैं, अपने घर में अपनी यूनिवर्सिटी में जाके उन्होंने काम करना है, ठीक है। अब फॉलिकल क्या है? फॉलिकल यहाँ आप लिखना चाहो बुक पे लिख सकते हो। फॉलिकल इज अ जोन मोस्टली मेड अप ऑफ बी सेल्स, मतलब फॉलिकल हम उसको कह रहे हैं, ये वाला जो पैरामिड शेप है जहाँ बी सेल रह रहे हैं उसको हम बी सेल फॉलिकल भी कहते हैं और जोन भी कहते हैं, तो कंफ्यूज मत होना। ओके जी, अब चलो तुम लोग यहाँ पैराग्राफ की तरफ। हम पैराग्राफ में क्या पढ़ेंगे, कैसे होगा, किस तरीके से है, वो सारा कुछ पढ़ना है। सबसे पहले यहाँ पर आ जाओ। हमें ये पता है इस यहाँ से यहाँ तक तो उन्होंने यही बात की हुई है। कौन सी बात? प्रीवियस लेक्चर जो हमने अपनी स्टोरी पढ़ी थी, कहाँ गई? यस, दिस स्टोरी। ये तो मैं आप लोगों को मतलब इम्यूनो स्टार्ट कराई है, मैंने ये स्टार्ट कराई है कि सबसे पहले डेंड्रिटिक सेल्स ने पकड़ा या मैक्रोफेजेस ने पैम्प्स के जरिए PRRs के जरिए पैथोजन को इनगल्फ किया, उसकी तोड़ फोड़ की, उसको अपने MHC2 पर क्या किया, रिप्रेजेंट कर दिया। APCs डेंड्रिटिक सेल्स भाग भाग के टी सेल्स के पास जाएगा और उसको शो करेगा कि भाई तुम एक्टिव हो जाओ और तुम बी सेल को एक्टिवेट करो और वो प्लाज्मा सेल बनाए और वो फिर एंटीबॉडीज़ बनाए।
सिंपल इज़ दैट, यही स्टोरी है। उन्होंने भी यहाँ पर यही बात किया कि बेटा जी जो टी सेल है ना वो हमारे MHC थ्रू के ज़रिए एक्टिवेट हो रहे हैं, MHC प्रोटीन के ज़रिए, चाहे वो MHC2 के ज़रिए वो एक्टिवेट करेगा हमारे CD4 को, MHC1 के ज़रिए वो एक्टिवेट करेगा हमारे CD8 को। सिंपल, जितना सिंपल रख सकते हो उतना रखो, ये वही वाला पैराग्राफ है। अब छोड़ दो इसको, अब हमारे टी सेल जोन के बारे में बात करें। उसके अलावा इन्होंने एक कीमोकाइन रिसेप्टर के बारे में बात किया है, CCR7। वो कहते हैं कि हमारे टी सेल्स के पास, यार ये एक स्टोरी है, मतलब इम्यूनो को आप स्टोरी की तरह याद करोगे तो वेल एंड गुड, अगर नहीं याद करोगे स्टोरी की तरह तो ये अजाब लगेगा। खैर, कीमोकाइन, अब हमारे पास जो टी सेल है ना, टी सेल के ऊपर क्या है, मैंने आपको कहा एक रिसेप्टर होता है CCR7, वो खुशबू को डिटेक्ट करता है। इस रिसेप्टर को आप नाक समझो, टी सेल के ऊपर एक नाक है, वो खुशबू सूंघ रही है। हमारे जो फिब्रोब्लास्ट सेल्स होते हैं ना टी सेल जोन के अंदर, टी सेल जोन के अंदर, ठीक है, टी सेल जोन चाहे यहाँ लिम्फ नोड में हो, चाहे माल्ट में हो, चाहे स्प्लीन में, टी सेल की अलग जगह है, बी सेल की अपनी जगह है, तो वहाँ पर फिब्रोब्लास्ट ना एक कीमोकाइन रिलीज़ करते हैं CCR7, और इनके पास होता है CCR7 रिसेप्टर, ये है कीमोकाइन रिसेप्टर होगा CCR7। तो ये उससे डिटेक्ट करते करते यहाँ आ जाएंगे और यहाँ पर आके रहना शुरू हो जाएंगे CD4B और CD8B। सिंपल, जितना सिंपल रखोगे उतना आसान हो जाएगा। अब हम चलते हैं अपने माल्ट के ऊपर और अपनी स्प्लीन के, उसके स्ट्रक्चर के बारे में बता देती हूँ। फिर आज का लेक्चर जो मेन लेक्चर है ना, टी सेल की सिग्नलिंग, टी सेल की एक्टिवेशन, वो आके रह तो गए लेकिन उन्होंने एक्टिवेट भी तो होना है। उन्होंने अपनी यूनिवर्सिटी में आके जो डिग्री हासिल कर रहे हो उसको एक एफिशिएंट वे में भी तो काम करना है, उसने काम करना है, एक्टिवेट होना शुरू करना है, उसने अपनी डिग्री अब हासिल करनी है तो वो काम करना है। यूनिवर्सिटी में एडमिशन तो हो गया उसका। सबसे पहले समझो हम इमेच्योर हैं, हम बने अपने बोन मैरो में। देखो, बोन मैरो में बने, माँ बाप ने पैदा कर लिया, मैच्योर हो गए, FSC तक हमने अपना एंट्री टेस्ट दे दिया जिसमें हमारी पॉजिटिव सिलेक्शन हुई, नेगेटिव सिलेक्शन हुई। फिर हमने यूनिवर्सिटी में आके रहना शुरू कर दिया। यूनिवर्सिटी में आके अपने जोन में, अपने डिपार्टमेंट में रहेंगे, टी सेल जोन में, और वहाँ जाके आपने क्या करना है, एक्टिवेट होना है। आपने अब मास्टर के लिए काम करना है, आपने अब अपने घर वालों के लिए काम करना है। अब आपको बना लिया आपके माँ बाप ने, पेरेंट्स ने यहाँ तक पहुँचा दिया, लेकिन अब आपका काम है, आपने खुद काम करना है, एक्टिवेट होना है। तो वहीं हम एक्टिवेशन देखेंगे, टी सेल की एक्टिवेशन कैसे होगी, ये हमारा आज का मेन टॉपिक है। अब तक जितनी भी हमने बातें की हैं, ऐसे समझो बच्चों वाली बातें की, बहुत नन्ही मुन्नी काकी वाली बातें की। अच्छा जी, अब आप लोग यहाँ देखो, स्प्लीन का स्ट्रक्चर भी मैं तुम लोग को बता दूँ कि स्प्लीन में टी सेल्स की जगह कहाँ है और बी सेल की जगह कहाँ है। जैसे लिम्फ नोड के बारे में बात की है, ये बी सेल जोन, टी सेल जोन, ये टी सेल जोन है, यहाँ पर भी टी सेल जोन है, ठीक है। और सेम एग्जैक्टली हमने स्प्लीन की बात करनी है। स्प्लीन में क्या होगा कि हमारे पास ना दो टाइप्स ऑफ पल्प होते हैं। स्प्लीन का स्ट्रक्चर, स्प्लीन क्या होता है, ग्रेवयार्ड ऑफ रेड ब्लड सेल्स। यहाँ से रेड ब्लड सेल्स गुजर रहे होते हैं और वहाँ पर जो रेड ब्लड सेल्स मरना चाह रहे होते हैं 120 डेज तक वो मरते हैं। अच्छा, यहाँ पर होता है रेड पल्प एक जगह है और दूसरी है वाइट पल्प। वाइट पल्प में, रेड पल्प में तो खून ही खून होगा जहाँ से ब्लड फिल्टर हो रहा है, लेकिन जो वाइट पल्प है ना उसमें बी और टी सेल्स रह रहे हैं। अब ये जो आपको ब्लैक कलर का नजर आना शुरू हो रहा है ना, ये ब्लैक, ये जो मैं तुम लोगों को ना कलर करके दिखा दी, ब्लैक नजर आ रहा है, ये है बी सेल्स की जगह। और जो ये जो ब्लू कलर का मैंने आपको ये थोड़ा सा दिखाया ना, ये है इस साइड पे, ये जगह है टी सेल्स की, मतलब इसको टी सेल जोन कहेंगे, इसको बी सेल जोन। अब ये इनका घर है स्प्लीन में, ये इनका घर है लिम्फ नोड में, लेकिन हमारी जो आगे जितनी भी साइकिल्स आएंगे ना उसमें हम लिम्फ नोड को लेकर ही चलेंगे मेनली। अच्छा जी, अब चलते हैं हम अपने यहाँ पर बुक से भी मैं आपको स्प्लीन का स्ट्रक्चर दिखा देती हूँ। अब देखो यहाँ पर देखो, एक मिनट, हाँ, ये हमारे पास क्या है, टी सेल की जगह ये देखो, ये वाइट पल्प है, एक होता है रेड पल्प, एक होता है वाइट पल्प। ये देखो यहाँ पर देखो, रेड पल्प उन्होंने मेंशन किया हुआ है, रेड, और ये होगा वाइट पल्प पूरा। अब ये बी सेल्स की जगह है, यहाँ बी सेल्स डिसाइड कर रहे हैं, और ये हमारे टी सेल्स की जगह है। टी सेल्स में हमारे पास कौन से आते हैं, CD4 और CD8। अब यहाँ पर हमने कहा था ना डेंड्रिटिक सेल्स और मैक्रोफेजेस आते हैं, यहाँ पर वो रुक जाएंगे और इसको आके एक्टिवेट करे होंगे। यहाँ पर वो टी सेल जोन के बाहर ही रुक जाएंगे, उसके दरवाजे पर। सेम एग्जैक्टली यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी उन्होंने डेंड्रिटिक सेल्स दिखाए हुए हैं जो आके अपने MHC1 और MHC2 के ज़रिए CD4 और CD8 को एक्टिव करेंगे। यहाँ पर हमारे क्या पढ़ेंगे, CD4 और CD8 ये पढ़े हुए हैं, इनको आके एक्टिवेट करेंगे, ठीक है।
यहाँ पर ये जो मैंने ग्रीन एरिया दिखाया था, इसमें ही यहाँ पर आके डेंड्रिटिक सेल्स और ये आके रुक जाएंगे और इस जगह पर आके इसको एक्टिवेट करेंगे CD4 और CD8 पॉजिटिव टी सेल्स को। अब असल मकसद हमारा यही था, हमारा आज का लेक्चर यहीं से मेन स्टार्ट हो रहा है, टी सेल रिसेप्टर की सिग्नलिंग। हम टी सेल रिसेप्टर के बारे में पढ़ लिया, हमने उसके घर के बारे में, वो अब कहाँ है वो सब कुछ पढ़ लिया। अब हमारी रियल स्टोरी जो स्टार्ट हो रही है, जो मैंने आपको यहाँ से पढ़ाई थी उसकी कंटिन्यू करेंगे। अब इम्यूनो की मेन स्टोरी के बारे में हम कंटिन्यू करेंगे। ये स्टोरी बताने से पहले मैं ये बता दूं कि इस चैप्टर में हमने क्या पढ़ना, हमने ये देख लिया कि टी सेल्स और बी सेल्स अपनी जगह पर चले गए हैं। कौन से रिसेप्टर से, CCR7 से खुशबू सूंघते सूंघते टी सेल अपनी जगह पर, बी सेल्स CXCR5 जो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आपको ज़्यादा मज़ीद पढ़ाऊँगी, मतलब नेक्स्ट चैप्टर में, तो वहाँ जाके वो रहना शुरू हो गए। ये हो गया। अब हमारी जो स्टोरी स्टार्ट हो रही थी, ठीक है, वो ये थी कि हमने सबसे पहले पढ़ा था कि हमारे पास PRRs और PAM से उसने हमारे जो APCs हैं या हमारे इनेट सेल्स के सेल्स हैं, मैक्रोफेजिस, डेंड्रिटिक सेल जिनको हम मेनली बात करते हैं, उन्होंने PRR से PAMs को रिकॉग्नाइज़ किया, डेंड्रिटिक सेल ने उसको इनगल्फ किया, उसकी फैगोसाइटोज किया, उसको एंटीजन, उसको एज ए शो ऑफ के तौर पे अपने MHC2 पे रख दिया, लगा दिया। अब वो भागता भागता जाएगा टी सेल्स के पास, अब टी सेल्स के जोन में जा रहा है। अब आपको ये भी पता चल गया लिम्फॉइड टिश्यू में ये टी सेल्स के जोन में जा रहा है, टी सेल जोन अलग है, वहां पर जाएगा और टी सेल्स को दिखाएगा कि भाई मैंने एंटीजन पकड़ा है, तुम एक्टिवेट हो जाओ। अब वो एक्टिवेशन कैसे है, मेन वो चीज़ है कि ये अपने MHC2 के ज़रिए अब TCR के साथ कनेक्ट कर रहा है और उसको एक्टिवेट कर रहा है। हमने TCR का स्ट्रक्चर बहुत अच्छे से पढ़ा हुआ है, अगर आपको वो नहीं आता तो कुछ भी नहीं आता। ये हमारे पास TCR का स्ट्रक्चर था जो कि हमने, ये हमारे पास टी सेल्स है, चाहे CD4 हो चाहे CD8 हो। हमारे पास ये अल्फ़ा चेन होती है, बीटा चेन होती है, उस पर वेरिएबल रीजन होता है और कांस्टेंट रीजन होता है। हमने अल्फ़ा और बीटा चेन के नीचे CD3 प्रोटीन्स के बारे में भी बात की थी प्रीवियस लेक्चर में, और हमने कहा था CD4 तब होगा जब को रिसेप्टर उसके साथ CD4 होगा, और CD8 तब होगा जहाँ को रिसेप्टर ये होगा। हाँ जी, अब यहाँ पर एंटीजन बाइंडिंग साइट है, यहाँ आके एंटीजन ने अटैच होना है। अब मेन जो काम है ना, मेन हमारी सिग्नलिंग का काम, वो हमारे पास है ये डायग्राम। UHS में, ये UHS के पास पेपर में ये डायग्राम आई हुई है और ये आपको आनी चाहिए। ये मैं आपको समझा दूंगी, नन्ही मुन्नी काकी वाली बातें हैं, मतलब ऐसे समझो इतनी प्यारी स्टोरी है कि तुम लोग कहोगे मज़ा आ गया मैम पढ़ के। हाँ जी, तो ये वो मज़ा हम यहाँ से लेते हैं, ये मैंने यहाँ से थोड़ा सा क्लियर करने के लिए मज़ा मैंने यहाँ से कर लिया। अच्छा जी, ये हमारे पास टी सेल जोन में पड़ा हुआ है CD4 पॉजिटिव, चाहे CD4 पॉजिटिव यहाँ दिखाया हुआ है बुक ने, लेकिन CD8 पॉजिटिव भी ऐसे ही वर्क करेगा। अब CD4 पॉजिटिव टी सेल्स जो हैं ये पड़ा हुआ है यहाँ पर, उसके उस पास क्या है, TCR है, और ये जो हमारा डेंड्रिटिक सेल जो भागते भागते आएगा इसको इन्फॉर्मेशन देगा कि मैंने एंटीजन पकड़ा है तो मैंने एक्टिवेट होना है। MHC2 के ज़रिए CD4 को एक्टिवेट करता है। उसने क्या पकड़ा हुआ है, MHC2 के ज़रिए इसने एंटीजन लेकर आया। ये जो रेड में मेंशन कर रही हूँ एंटीजन है। एक मिनट यार, जूम कर लेते हैं ताकि अच्छा समझ आ जाए। अच्छा जी, अब बेटा जी होगा क्या, हाँ, अब ये TCR है, MHC2 ने आपस में कनेक्ट किया और उसको एंटीजन दिखाया। तो ये हमारे पास, आपको एक मज़े की बात बताती हूँ, टी सेल जो है ना एक्टिवेट कैसे हो रहा है। एक्टिवेट ना 2 सिग्नल से एक्टिवेट होगा। नंबर 1 सिग्नल 1 आएगा, एक सिग्नल 2 आएगा, तो टी सेल एक्टिवेट होगा। मतलब क्या, मतलब इस डायग्राम से समझो, जब डेंड्रिटिक सेल भागता भागता टी सेल्स के पास आता है ना, यहाँ पर पड़े हुए होते हैं CD4 पॉजिटिव टी सेल्स और CD8 पॉजिटिव टी सेल। इनके ऊपर क्या होते हैं, TCR होता है, ठीक है, ये पढ़े हुए हैं। ये एक्टिवेट, ये अपना काम कब शुरू करेंगे, इनको ना 2 सिग्नल चाहिए, एक सिग्नल 1 एक सिग्नल 2। अब मैं तुम लोगों को सिर्फ यही बात बता दूं, ये इतना इंपॉर्टेंट है कि तुम लोग को अगर ये बात समझ ना आई, नेक्स्ट टॉपिक समझ नहीं आएंगे, नेक्स्ट साइकिल समझ नहीं आएगी। इसमें आपने ना एक फ्लो चार्ट बनाना और यहीं पर लिखना है, जो सिग्नल 1 है एक और एक सिग्नल 2 है। मतलब TCR एक्टिवेट तब होंगे जब उनको सिग्नल 1 मिलेगा और सिग्नल 2 मिलेगा। सिग्नल 1 क्या है, 2 क्या है, ये मैं आगे बताती हूँ। उससे पहले ये बात माइंड में रखना, जब मैंने आपको ये बात कही है ना कि टी सेल ने एक्टिवेट होंगे तो वो बी सेल को एक्टिवेट करेंगे, बी सेल एक्टिवेट होंगे तो वो प्लाज्मा सेल्स बना के एंटीबॉडीज़ बनाएंगी।
जो टी सेल्स हैं उसको भी दो सिग्नल चाहिए, सिग्नल 1 एक्टिवेट होने के लिए और सिग्नल 2। बी सेल भी यही काम करेगा, सेम, वो कहेगा मुझे भी सिग्नल 1 दो और सिग्नल 2 भी दो, मतलब दो सिग्नल, इसको भी दो सिग्नल चाहिए एक्टिवेट होने के लिए, इसको भी दो सिग्नल चाहिए एक्टिवेट होने के लिए। क्योंकि मैं बारहा कह चुकी हूँ, ये हमारे पास है अडॉप्टिव इम्यूनिटी। अडॉप्टिव इम्यूनिटी को मैंने फर्स्ट लेक्चर में आपको जो है ना NCCIA से रिप्रेजेंट किया था। NCCIA बहुत स्पेसिफिक होती है, तो इसको ना दो सिग्नल चाहिए होते हैं कि भाई मुझे एक्टिवेट करने के लिए मुझे तो दो सिग्नल चाहिए। अब वो दो सिग्नल क्या है, असल चीज़ हमने वो पढ़नी है। सिग्नल 1 को हम प्राइमिंग कहते हैं और सिग्नल 2 को हम को स्टिमुलेशन कहते हैं, ठीक है। अब उसके अलावा अब हम पढ़ना स्टार्ट करते हैं कि सिग्नल 1 क्या है, सिग्नल 2 क्या है, मेन इसका क्या डिफरेंस है। UHS का मोस्ट फेवरेट क्वेश्चन है ये। अब सिग्नल 1 क्या है, पहले उसको गौर से सुनो। सिग्नल 1 में हमारे पास टी सेल पड़ा हुआ है, CD4 पॉजिटिव टी सेल। इसके ऊपर क्या है, ये हमारे पास TCR रिसेप्टर है। डेंड्रिटिक सेल, ये जो डेंड्रिटिक सेल भागता हुआ आ रहा है टी सेल के पास, अपने MHC2 के ज़रिए जो एंटीजन इसने लगाया हुआ है, वो आके ना इस एंटीजन यहाँ लगाएगा और यहाँ आके खुद एक्टिवेट हो जाएगा, अटैच हो जाएगा। तो ये सिग्नल 1 होगा। मतलब कि सिग्नल 1 क्या है, MHC2 प्लस एंटीजन को यहाँ पर एक और नाम दिया गया है, मैं बताती हूँ। अच्छा, उसके अलावा हमारा TCR रिसेप्टर, ये हमारे पास सिग्नल 1 है। अब तुम लोगों ने करना क्या है, तुम लोगों ने ना ऐसे ही काम करना है। तुम लोगों ने ना सिग्नल 1 के बारे में लिखना है, सिग्नल 1 क्या है, कि इसको एक्टिवेट कैसे हो रहा है, CD4 पॉजिटिव टी सेल। ज़रा गौर से सुनने वाली बात है। MHC2 ये है डेंड्रिटिक सेल का, DC मैंने डेंड्रिटिक सेल, एक मिनट में पेंसिल उठाऊँ ताकि डायग्राम गंदी ना हो, ठीक है। अब ये हमारे पास डेंड्रिटिक सेल है, उसके ऊपर MHC2 के ज़रिए वो एंटीजन को लेकर आया, उसने आके टी सेल के TCR रिसेप्टर के ऊपर अटैच कराया और कहा कि ये देखो एंटीजन आया है। अब TCR का मैंने बताया था, TCR के नीचे लगी हुई होती है CD3 प्रोटीन। मैंने प्रीवियस चैप्टर में ही बता दिया था कि CD3 प्रोटीन्स लगी हुई होती है, जिसका जीटा पार्ट होता है। अगर आपको ये याद नहीं आ रहा CD3 प्रोटीन, तो ये याद होना चाहिए। ये हमारे पास अल्फा और बीटा चेन है, ये अंदर सिग्नल नहीं दे सकते। ये क्या करते हैं, अपने CD3 को सिग्नल देते हैं, CD3 अंदर जाके न्यूक्लियस को सिग्नल देता है। न्यूक्लियस हमारे पास ना एंटीजन यहाँ अटैच हुआ है, यहाँ आके एंटीजन अटैच हुआ है, ठीक है। अब ये हमारे पास ये जो ब्लैक थी, मैंने आपको जो है ना बीटा चेन दिखाई थी, और जो ब्राउन थी वो मैंने अल्फा चेन से। अब इसने क्या किया, CD3 प्रोटीन्स अंदर लगी है, CD3 प्रोटीन ने सिग्नल 1 न्यूक्लियस के पास भेजा। किसके पास भेजा, न्यूक्लियस के पास भेजा। ये है हमारे पास सिग्नल 1। अब तुम लोगों ने करना क्या है, तुम लोगों ने ऐसे स्टिकी नोट उठाना है, उस पर सिग्नल 1 लिखना है, सिग्नल 2 लिखना है। सिग्नल 1 को हम प्राइमिंग भी कह रहे हैं। अब सिग्नल 1 में क्या है, बेसिकली तुम लोगों ने लिखना है TCR प्लस TCR के साथ क्या अटैच है, एंटीजन। लेकिन एंटीजन TCR के साथ जो अटैच है ना, जो पार्ट, उसको हम कहते हैं कॉग्नेट पेप्टाइड या कॉग्नेट एंटीजन। इस चैप्टर में जगह जगह कॉग्नेट पेप्टाइड का वर्ड यूज़ किया हुआ है, आप कंफ्यूज हो जाओगे। बेसिकली वो एंटीजन ही है, लेकिन एंटीजन का वो पार्ट जो TCR के साथ अटैच है उसको कहते हैं कॉग्नेट पेप्टाइड। अब तुम लोगों ने ना ऐसे स्टिकी नोट बना लें, अगर नहीं बनाओगे ना तो कुछ भी इम्यूनो नहीं आएगी एंड में। कॉग्नेट पेप्टाइड प्लस हमारे पास क्या है, MHC। मतलब ये सिग्नल 1 है, TCR का मिलना, कॉग्नेट पेप्टाइड और MHC ये मिलकर टी सेल CD4 पॉजिटिव को एक्टिवेट करें। इस चीज़ को हम कहते हैं प्राइमिंग हो रही है, प्राइमिंग। अब ना मज़े की चीज़ अभी मैं आगे और भी बताती हूँ, प्राइमिंग इतनी आसान नहीं है, प्राइमिंग आगे मैं डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। अभी सिर्फ इतना सुन लो कि सिग्नल 1 हमारे पास ये है, TCR प्लस कॉग्नेट पेप्टाइड प्लस MHC। अब ना ये बड़ा ना वीक सा है, मतलब ये टूट भी तो सकता है, जल्दी जल्दी हिल जाए दोनों, डेंड्रिटिक सेल अलग हो जाए, मतलब हो सकता है ना हिल जाएंगे। तो इसके लिए अल्लाह ताला ने इनके लिए एक इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए कुछ और जो हमारे पास प्रोटीन्स है ना वो अटैच करवा देते हैं। मतलब क्या मतलब ये ऐसे समझो, टी सेल के ऊपर, जब टी सेल के ऊपर ना डेंड्रिटिक सेल आया और उसने एंटीजन दिखाया, टी सेल ना हंसने पड़ गया, हा 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 हा, तुम मुझसे प्रैंक नहीं कर रहे, मुझे नहीं लगता बॉडी में कोई मसला हुआ है, बॉडी में कोई एंटीजन आया है। वो कहते तुम मेरे साथ, मुझे लगता है तुम मेरे साथ प्रैंक कर रहे हो। ऐसा भी तो हो सकता है। इस तरीके से ना मैं आप लोगों को एक प्रोटीन का नाम याद कराना चाह रही हूँ इस प्रैंक के ज़रिए।
टी सेल की एक और प्रोटीन होती है, टी सेल के ऊपर लगी हुई होती है, लाफा। हा 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 हा, लाफा हंस रहा है, चलो ऐसे समझ लो, एक बार हंसा है बस। लाफा, LFA, लाफा 1 प्लस, और इसके ऊपर डेंड्रिटिक सेल्स जो है ना, उसके ऊपर होती है एक प्रोटीन जिसका नाम होता है ICAM1। ICAM, मैं क्या तुम्हारे साथ मजाक कर सकता हूँ? मुझे बताओ, टी सेल डेंड्रिटिक सेल कहता है। अच्छा जी, जब डेंड्रिटिक सेल भागता भागता शिकायत करने टी सेल के पास आता है, TCR के साथ अटैच होता है MHC2, ये सिग्नल 1 है। उसके साथ ना सिग्नल 1 को स्ट्रॉन्ग करने के लिए ना टी सेल हंसता है पहले, लाफा हा हा हा, फिर वो अपना ICAM दिखाता है, ICAM और लाफा आपस में मिल जाते हैं, जिसकी वजह से जो सिग्नल 1 है वो स्ट्रॉन्ग हो जाता है, वो टूट नहीं सकता। मतलब अल्लाह ताला ने इसको स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए इसके साथ 2 और प्रोटीन्स को भी अटैच किया। जो हमारे टी सेल्स है उसके ऊपर लाफा है, लाफा मतलब हंसना, हा 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 हा, और जो हमारा डेंड्रिटिक सेल है उसके ऊपर ICAM1 होती है। ICAM1 की भी एक और स्टोरी है, मैं बताती हूँ, वो आगे हम पढ़ेंगे। लेकिन सिर्फ अभी सुन लो कि 2 सिग्नल ज़रूरत होते हैं टी सेल को एक्टिवेट करने के लिए। जब टी सेल एक्टिवेट होगा तो वो बी सेल को एक्टिवेट करेगा, बी सेल को एक्टिवेट करेगा तो वो प्लाज्मा सेल बनाएगा और वो फर्दर एंटीबॉडीज़ बनाएगा। ये हमारी इम्यूनो की स्टोरी चल रही है। तो टी सेल को एक्टिवेट करना भी आसान काम नहीं है, टी सेल को एक्टिवेट करना भी एक बहुत डिफिकल्ट काम है। टी सेल को एक्टिवेट करने के लिए जब डेंड्रिटिक सेल आता है, अपना MHC2 TCR पे लगाता है, उसको सिग्नल 1 भेजता है, CD3 प्रोटीन अंदर सिग्नल 1 भेजती है। अब उसकी क्या डिटेल है वो मैं आगे बताती हूँ। सिग्नल 1 की भी बहुत बड़ी स्टोरी है, लेकिन अभी से मैं आपको ये बता रही हूँ कि सिग्नल 1 क्या है, सिग्नल 2 क्या है। ये सिग्नल 1 हो गया। अब चलते हैं सिग्नल 2 कौन सा है। सिग्नल 2 में क्या होता है कि अल्लाह ताला ने एक और प्रोटीन भी हमारे पास ना, जब सिग्नल 1 आता है, अगर फॉर एग्जांपल सिग्नल 1 ही आया, सिग्नल 2 नहीं लगा, हमें नहीं मिला टी सेल को, टी सेल फ़ौरन टी सेल की डेथ हो जाएगी, या टी सेल को माजूर कर दिया जाएगा कि भाई तुम्हारे साथ प्रैंक हुआ है, कोई एंटीजन नहीं आया, तुमने एक्टिवेट नहीं होना। मतलब कि उसको वो कहता है मुझे सिग्नल 2 दोगे तो मैं एक्टिवेट हूँगा, वरना मैं एक्टिवेट नहीं हूँगा। अब टी सेल को एक्टिवेट करने के लिए अल्लाह ताला ने, ये तो हमारा एंटीजन है, ये अटैच हो गया, सिग्नल 1 चला गया अंदर, अल्लाह ताला ने एक और प्रोटीन रखी हुई है CD28। यहाँ पर CD28 अटैच होती है और इसके ऊपर होता है B7 डेंड्रिटिक सेल के ऊपर। अच्छा, अब इसकी स्टोरी क्या है। जब हमारे पास ना मैंने आपको पहले बताया था, ये हमारे पास क्या होते हैं, PRRs और पैम्स अटैच हो जाता है PRRs के ऊपर, ठीक है। इस जैसे ये अटैच होता है ना, उसी वक्त डेंड्रिटिक सेल के ऊपर ना अल्लाह ताला ने ना B7 प्रोटीन्स के ना एक्सप्रेशन ज़्यादा, वैसे भी B7 प्रोटीन इसके ऊपर लगी हुई होती है, लेकिन ये ज़्यादा एक्सप्रेस हो जाती है B7। अब जो हमारे पास ये जब टी सेल्स के पास जाता है ना, एक तो अटैचमेंट हो रही है MHC2 की TCR रिसेप्टर से, दूसरा सिग्नल होगा कि यहाँ पर B7 इसके CD28 के साथ अटैच होगी, तो कंफर्म हो जाएगा हाँ एंटीजन आया है। मतलब कि सिर्फ TCR और MHC2 का अटैच हो जाना, जो कि सिग्नल 1 है, न्यूक्लियस के पास गया, वो इनफ नहीं है। उसके साथ ना B7 का CD28 के साथ, जो कि सिग्नल 2 है, इसका अटैच होना बहुत ज़रूरी है। और B7 की स्टोरी क्या है कि जैसे ही नेचुरली जो डेंड्रिटिक सेल होते हैं, जब वो पैम्प के साथ अटैच होते हैं हमारे पैथोजन, उनके ऊपर ना प्रोटीन B7 का एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाता है। मतलब वो पहले से प्रेजेंट है लेकिन वो ज़्यादा हो जाएगी सेल के बाहर, तो वो अटैच होगी हमारे CD28 के पास, और ये सिग्नल 2 जाएगा CD4 पॉजिटिव टी सेल के पास, और CD4 पॉजिटिव टी सेल क्या हो जाएगा, एक्टिव हो जाएगा काम करने के लिए। ये हमारे पास थी कहानी। अगर चाहो तो तुम लोग ऐसे भी कहानी बना सकते हो। और सिग्नल 2 को हम को स्टिमुलेशन कहते हैं, जो कि कंफर्म करता है कि बॉडी में वाकई पैथोजन आया है। अब जो हमारा को स्टिमुलेशन है उसमें कौन सी आ रही है, CD28 का मिल जाना B7 के साथ। ये हमारे पास क्या है, को स्टिमुलेशन है, सिग्नल 2 है, जिसको हम कंफर्म कहते हैं वाकई कोई पैथोजन आ गया है, टी सेल तुम एक्टिवेट हो जाओ। ये हमारे पास क्या हो गई थी, ये हमारे पास। अब आप लोग या ऐसे बना लो या पूरी ये डायग्राम के साथ बना लो, अपनी बुक पर, मर्जी है आप लोगों की। सिग्नल 1 क्या है, TCR MHC कोग्नेट पेप्टाइड लाफा 1 और ICAM इसको मज़ीद स्ट्रॉन्ग करता है। रिजल्ट क्या है ये मैं आगे एक्सप्लेन करती हूँ। ये रिजल्ट इसका, ये अभी मैंने नहीं बताया आपको, ठीक है, ये भी मैं बताती हूँ। अच्छा जी, ये है CD28 और B7
जो एक्सप्रेस हो रही है ऑन डेंड्रिटिक सेल व्हेन पैम्स और नॉर्मल कंडीशन में जो है ना, नॉर्मल कंडीशन में भी B7 होती है मैंने लिखा हुआ है, लेकिन जब पैथोजन आता है ना तो B7 की एक्सप्रेशन ज़्यादा हो जाती है। ये हमारे पास सिग्नल 1 था और ये सिग्नल 2 था। अब बुक से देखते हैं ताकि हमें मज़ीद क्लेरिफाई हो जाए कि भाई हमने पढ़ा क्या है आज। अच्छा जी, हमारे पास है टी सेल रिसेप्टर की सिग्नलिंग। सबसे पहली लाइन तो यूएचएस का मोस्ट फेवरेट शॉर्ट क्वेश्चन कह रही हूँ, एमसीक्यूज है ये लाइन। अब ना मैं तुम लोगों को मज़े की बात बताऊँ, सिर्फ जो टी सेल है ना वो रिकॉग्नाइज करते हैं सिर्फ पॉलीपेप्टाइड एंटीजन को। मतलब क्या, जब डेंड्रिटिक सेल आता है ना वो कार्बोहाइड्रेट टाइप एंटीजन भी तो लेकर आ सकता है, लेकिन टी सेल्स उसको नहीं टी सेल उससे एक्टिवेट नहीं हो सकते, उसको रिकॉग्नाइज नहीं कर सकते। सिर्फ ना हमारे पॉलीपेप्टाइड एंटीजन होगा लाएगा तो ही ये टी सेल एक्टिवेट होगा, बस ये सिर्फ इसको रिकॉग्नाइज कर सकता है। सिर्फ इतनी सी बात है। यह बात ना मैं आगे बी सेल में भी एक्सप्लेन करूंगी, इसलिए परेशान ना होना। दूसरी बात, कॉग्नेट एंटीजन या कॉग्नेट पेप्टाइड मैं ऑलरेडी बता चुकी हूँ। जो हमारा TCR रिसेप्टर होता है, जिस पार्ट से अटैच हो रहा है एंटीजन के, उसको हम कॉग्नेट पेप्टाइड कह रहे हैं। बस उन्होंने एक ना स्पेसिफिक वर्ड दे दिया, इसको रट्टा मारने की ज़रूरत नहीं है। रूल ऑफ 8 क्या है ऑलरेडी बता चुकी हूँ। CD4 पॉजिटिव टी सेल्स MHC2 से एक्टिवेट हो रहे हैं और CD8 MHC1। ये हम लोग मतलब शुरू से पढ़ते आ रहे हैं, कोई नई बात नहीं है, कोई भी न्यू बात नहीं है इसमें। अब आ जाओ, ये हमारे सिग्नल 1 जिसको हम क्या कहते हैं, प्राइमिंग कहते हैं। प्राइमिंग सिग्नल 1 को कहते हैं। और सिग्नल 1 में क्या होता है कि TCR हमारे MHC के साथ अटैच होता है और कॉग्नेट पेप्टाइड, ये हमारा सिग्नल 1 होता है। और उसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए उस बाइंडिंग को, दिस बाइंडिंग इज रेनफोर्स्ड बाय अदर प्रोटीन इंटरेक्शन, मतलब इस अल्लाह ताला ने इस सिग्नल को स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमारे पास लाफा 1 टी सेल के ऊपर लाफा 1 और डेंड्रिटिक सेल के ऊपर आई कैम 1। आई कैम का मतलब वो पूछ रहा है, पहले वो हंसता है, हा 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 हंसता है टी सेल कि तुम मजाक तो नहीं कर रहे, तो वो कहते हैं नहीं आई कैम, क्या मैं कर सकता हूँ, ऐसे क्या समझ लो। फिर ना उसने ये स्ट्रॉन्ग हो जाएगा। अब टी सेल सिग्नल अंदर जा रहा है, सिग्नल भेजेगा कौन, CD3 प्रोटीन अंदर भेजेगा न्यूक्लियस के पास। अब ये वाली जो स्टोरी है ना, कैसे भेजेगा और क्या होगा, ये मैंने अभी आपको एक्सप्लेन करनी है। उससे पहले मैं सिर्फ थोड़ा सा बता दूँ अभी। अच्छा जी, अब को स्टिमुलेशन क्या है, सिग्नल 2 को हम क्या कहते हैं, को स्टिमुलेशन ऑलरेडी बता चुकी हूँ। हाँ जी, सिग्नल 2 को हम क्या कहते हैं, को स्टिमुलेशन। को स्टिमुलेशन में क्या होता है कि CD28 प्रोटीन्स जो कि टी सेल्स के ऊपर हैं, मैंने टी सेल्स का बताया था आपको, इसके ऊपर एक तो CD3 होती है और 2 से याद कराया था CD2। 2 से याद करो, दूसरे सिग्नल में 2 होगी 28 प्रोटीन टी सेल पे और B7 हो गया डेंड्रिटिक पे। उन चीज़ दोनों का अटैच हो जाना सिग्नल 2 कहलाता है। और अगर अब वो आगे से ना एक्सप्लेन कर रहे हैं, ये वाली बात मैं आपको बताती हूँ। वो कहते हैं अगर फॉर एग्जांपल को स्टिमुलेटरी सिग्नल एब्सेंट हो जाए, ये देखो को स्टिमुलेटरी सिग्नल क्या हो जाए, एब्सेंट, मतलब सिग्नल 2 ना आए, B7 और CD28 की इंटरेक्शन ना हो, बॉन्डिंग ना हो, तो वो कहते हैं जो टी सेल्स है ना उनको हम लोग एनर्जी कर जाते हैं, उनको क्या कर देते हैं, माजूर कर देते हैं कि वो एक्टिवेट ना हो जाए। रुको तो ये हाँ, उसको अगर आपका सिग्नल 2 नहीं आता, CD28 और B7 की इंटरेक्शन नहीं होती, तो सिग्नल 1 ज़ाया हो जाएगा, उसको टी सेल एक्टिवेट नहीं होगा। टी सेल एक्टिवेट नहीं होगा जब तक उसको दोनों सिग्नल नहीं मिलते, सिग्नल 1 भी मिले, सिग्नल 2 भी मिले, फॉर एक्टिवेशन ऑफ बोथ CD4 एंड CD8 पॉजिटिव टी सेल्स। ये बात याद रखने वाली है, इसलिए मैंने इसको अंडरलाइन कर लिया। सिंपल इज़ दैट। आगे क्या बात है वो मैं अगले लेक्चर में एक्सप्लेन करूंगी, और ये वाला जो पार्ट है ये भी मैं नेक्स्ट लेक्चर में। लेकिन अभी हम सिग्नल 1 की स्टोरी रीड आउट करते हैं। ये वाली स्टोरी, ये क्या है, सिग्नल 1 पूरा कैसे न्यूक्लियस की तरफ जा रही है वो चीज़, वो मैं एक्सप्लेन करती हूँ। एक्सप्लेन करने के लिए ना सबसे पहले आपको ना ये बात समझने की ज़रूरत है, जो हमारा TCR रिसेप्टर है इसके ऊपर क्या आएगा, एंटीजन का भी कॉग्नेट पेप्टाइड जो है ना इसके साथ अटैच होगा। अल्फ़ा और बीटा चेन ने सिग्नल अंदर भेजना है, और मैंने आपको बताया था ये दोनों चेन्स अंदर तक नहीं घुसी हुई, सिग्नल अंदर नहीं जा सकता। इसके लिए अल्लाह ताला ने CD3 प्रोटीन का जीटा पार्ट रखा है जो कि अंदर सिग्नल भेजेगा। अब सिग्नल अंदर न्यूक्लियस की तरफ कैसे जा रहा है, ठीक है, ये चीज़ समझने वाली है। ये मैं आपको ना वाइट बोर्ड पे समझाती हूँ, ये आप लिख लो, UHS का मोस्ट फेवरेट है, और अगर ये समझ नहीं आता आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अब ये मेरे पास क्या है, ये मेरे पास टी सेल है, ठीक है, टी सेल है, टी सेल के ऊपर क्या है, TCR रिसेप्टर है,
बीटा और अल्फ़ा चेन TCR रिसेप्टर है। अब ना तुम लोग सिर्फ ये बात समझने की देर है कि इसके नीचे, अब T सेल में ज़रा हटा रही हूँ लिखा हुआ, इसके नीचे लगी हुई होती है हमारे पास ब्लू कलर से मैं बना रही हूँ CD3 प्रोटीन। CD3 प्रोटीन ने क्या करना है, अंदर भेजना है सिग्नल न्यूक्लियस के पास। यहाँ पर ना T सेल्स का ना न्यूक्लियस पड़ा हुआ है, ठीक है, न्यूक्लियस के पास भेजना सिग्नल अंदर कि भाई यहाँ पर ना वो कहता है यहाँ पर ना हमारे पास एंटीजन आके अटैच हुआ है, सिग्नल भेजना है न्यूक्लियस के। अब जो CD3 प्रोटीन है ये करती क्या है, ये सिग्नल भेजती है, ऐसे भेजती है, सारे कैल्शियम आइंस को ना अंदर भेजती है। ये सिग्नल इन द फॉर्म ऑफ फास्फोकाइनेसिस भेजती है, मतलब कैल्शियम आयन का अंदर इन्फ्लक्स होता है। कैल्शियम आयंस यकदम नहीं होते जैसे एक एट अ टाइम इकट्ठे अंदर जाना, बहुत सारे कैल्शियम आयंस अंदर जाएंगे सिग्नल भेजने के लिए। वो जाके न्यूक्लियस के अंदर एक न्यूरो रिसेप्टर है कैल्सिन यूरिन, या एंजाइम कह दो कैल्सिन यूरिन, उसको एक्टिवेट करेंगे न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है, न्यूक्लियस के अंदर भाई कि सिग्नल आया। अब इसने क्या करना है, कैल्सिन यूरिन ने, इसने दो काम करने हैं। इसने फ़ौरन इसको जैसे ही पता चलो ना एंटीजन आया है, उसने पता क्या करना है, उसने ना इसके ऊपर ना एक इंटरल्यूकिन 2 का रिसेप्टर बनाना है उसी टाइम अपने ऊपर, अपनी ज़ात के ऊपर ये ना फ़ौरन बनाएगा इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर और रिलीज़ करेगा इंटरल्यूकिन कीमोकाइंस। मतलब कि रिसेप्टर भी खुद बना रहा है, इंटरल्यूकिन 2 जो कीमोकाइन है जिसको हम कहते हैं खुशबू भी खुद क्रिएट कर रहा है, खाना भी, चीज़। जैसे मैंने आपको ये वीडियो देखो, ये वीडियो क्या है, खुशबू है। मतलब कीमोकाइंस मैंने आपको पहले बताया था, कीमोकाइंस को आपको एज ए खुशबू समझो, एज ए खाने की खुशबू। सेम एग्जैक्टली अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर भी ऐसे हो रहा है कि यहाँ पर ये इंटरल्यूकिन 2 खुद बना रहा है और इंटरल्यूकिन 2 का रिसेप्टर भी खुद बनाया है। इसने दो काम किए कैल्सिन यूरिन ने, ठीक है। अब अगले लेक्चर में जब मैं आपको इसकी साइकिल पढ़ाऊंगी, ये देखो ये वाली साइकिल, तुम लोग यकीन नहीं करोगे अगर तुम लोगों को ये बात इंटरल्यूकिन 2 वाली बात समझ नहीं आती ना, ये साइकिल्स ये सब कुछ समझना बकवास है, मतलब कुछ भी समझ नहीं आने वाला। सिर्फ इतनी सी बात याद रखो, सिग्नल 1 में क्या हो रहा है, जब TCR, सिग्नल 1 याद रखो, सिग्नल 1 में TCR के साथ कॉग्नेट पेप्टाइड अटैच हो रहा है, ठीक है, इसको पूरा लिख लेना। उसके साथ हमारे पास MHC आएगी, MHC प्रोटीन, ये सिग्नल 1। और इसको स्ट्रॉन्ग करने के लिए हमें पता है हा वाले याद कर लेना, लाफा 1 और आईकेम 1, वो इसको स्ट्रॉन्ग कर गया। अब ना होगा क्या कि ये TCR ने के नीचे लगी हुई है CD3 प्रोटीन्स, उसने क्या करना है, कैल्शियम को अंदर भेजना है। कैल्शियम ने अंदर न्यूक्लियस में जाके कैल्सिन यूरिन को एक्टिवेट करना है। कैल्सिन यूरिन का काम है, एक एंजाइम है जिसका काम है, उसने क्या करना है, इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर बनाना है अपनी सेल में और इंटरल्यूकिन 2 अपने सेल से रिलीज़ करना है। अब मज़े की बात क्या होगी, ये इंटरल्यूकिन 2 क्यों बना रहा है, एक तो इंटरल्यूकिन 2 अपने लिए खाना बना रहा है, खुद अपनी ज़ात के लिए खाना बना रहा है और दूसरों को भी देने के लिए। मतलब ये इतना अच्छा है, टी सेल्स इतना अच्छा है कि अपने ज़ात के लिए भी इंटरल्यूकिन 2 बनाया, खुद खाना खाएगा, इंटरल्यूकिन 2 को रिसीव करेगा इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर से, खुद भी खाएगा और दूसरों को भी ये इंटरल्यूकिन 2 देगा। कैसे देगा, आगे स्टोरी है, ये अभी हमारा काम यहाँ से ख़त्म हो जाता है इस लेक्चर का। सिर्फ ये रिजल्ट बता रही हूँ, सिग्नल 1 के नतीजे में आपके पास इंटरल्यूकिन 2 प्रोड्यूस हो रहा है और साथ में इंटरल्यूकिन 2 रिसेप्टर प्रोड्यूस हो रहा है। सिर्फ इसका रिजल्ट ये है सिग्नल 1 का। अगर सिग्नल 2, अब सिग्नल 2 आएगा, सिग्नल 2 में क्या हो रहा था कि हमारे पास यहाँ पर CD8 28 प्रोटीन्स और B7 की अट्रैक्शन हो रही थी। अगर सिग्नल 2 नहीं आएगा, फ़ौरन इसको माजूर कर दिया जाएगा, इसको अपोप्टोसिस हो जाएगी, इसको ख़त्म हो जाएगा। वो कहेगा नहीं भाई एक्टिवेट नहीं होना जब तक हमें सिग्नल 2 नहीं मिलेगा। ये बात, ये कहानी थी, ये इतना मज़े की कहानी थी। और इससे थोड़ी सी डिफ़िकल्ट बातें हम कल करेंगे जो कि इस पैराग्राफ में हैं। आई होप यू लाइक द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट। अब बल्कि उससे पहले मैं थोड़ा सा रिवाइज करा लूँ ये स्टोरी। हाँ जी, ये स्टोरी ये है हमारे पास अपनी सिग्नल 1 की। सिग्नल 1 में क्या हो रहा है, इंटरेक्शन हो रहा है TCR का कॉग्नेट पेप्टाइड और MHC, बात ख़त्म। कॉग्नेट पेप्टाइड ने क्या करना है, CD3 प्रोटीन को इनिशिएट करना है, उसको एक्टिव करना है। उसने क्या करना है, इन्फ्लक्स करना है कैल्शियम का, मतलब कैल्शियम बहुत सारे अंदर भेजेगा CD3 प्रोटीन। वो जाएगा कैल्शियम एक्टिवेट करेगा कैल्सिन यूरिन को, किसको, कैल्सिन यूरिन को एक्टिवेट करेगा। मैंने कहा था कैल्सिन यूरिन ने क्या करना है, इंटरल्यूकिन 2 की प्रोडक्शन करानी है और साथ में रिसेप्टर बनाना है, इंटरल्यूकिन 2 का रिसेप्टर। मतलब इंटरल्यूकिन 2 भी बना रहा है कीमोकाइन, इंटरल्यूकिन 2 का रिसेप्टर भी बना रहा है। एक मिनट, हाँ जी,
अब क्या होगा, कैल्शियम यूरिन को ब्लॉकेज वाले जो काम है ना, वो नेक्स्ट हम लेक्चर में पढ़ेंगे कि इसको ब्लॉक भी किया जा सकता है। बहुत सारी ड्रग्स ऐसे हैं जो कैल्शियम यूरिन को ब्लॉक कर देंगी और टी सेल ब्लॉक हो जाएगा। क्यों ब्लॉक हो जाएगा, हमने ऑर्गन ट्रांसप्लांट भी करना होता है, ये हम नेक्स्ट लेक्चर में बात करेंगे। बस इतनी सी बात है कि टी सेल को हम कैसे एक्टिवेट करते हैं, ऐसे एक्टिवेट करते हैं सिग्नल 1 के ज़रिए और सिग्नल 2 के ज़रिए। सिग्नल 1 को प्राइमिंग कहते हैं, सिग्नल 2 को को स्टिमुलेशन कहते हैं। सिंपल इज़ दैट, इस चीज़ को बना लो, स्ट्रक्चर को याद रखो माइंड में, और बाकी हर चीज़ हलवा बन जाएगी आपके लिए। और यहाँ से हम कल नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे ये स्टोरी और ये चेक पॉइंट्स।